तो इस वीडियो के अंदर मैं 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है, मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए पढ़ें कैसे, और मिड टर्म के एग्जाम को पढ़ने के लिए जो फोकस की ज़रूरत है उसे कैसे डेवलप करें। तो ये तीनों पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट की आपको ज़रूरत है आप वो पॉइंट देख सकते हैं। तीनों की ज़रूरत है तो तीनों पॉइंट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। जनरली मैं ऐसे जेनरिक सेशंस नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबका पढ़ने का तरीका जो है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगर किसी को कोई और तरीका बता दूँ तो ये ना हो कि उसके लिए वो मुश्किल साबित हो और वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो काम करता था, जिस तरीके से खुद से पढ़ता था, वो बल्कि छूट ना जाए। तो और लेकिन ये जो सेशन है वो एक्चुअली पढ़ने के तरीके के ऊपर ओवरऑल तो नहीं है, लेकिन ये सेशन आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने के ऊपर है कि मिड टर्म में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्यों पढ़ना ज़रूरी है और कैसे पढ़ना ज़रूरी है। अगेन ये एक जनरल डिस्कशन है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि ऐसे पढ़ो, बिकॉज सबके लिए मुझे लगता है अलग तरीका है। कोई बच्चा रात को अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाता है पढ़ाई में, कोई दिन को दे पाता। जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं बाकी काम कर सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट का कुछ प्लान कर सकता हूँ, लेकिन मैं सुबह उठते लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन रात को आप मुझे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक, तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। मुझे लगता है उसके ऊपर उसको जज करके काम करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला सवाल यहाँ पे उठता है कि वाई टू स्टडी फॉर मिड टर्म। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। यार देखो, कई बच्चों का ये बात मेनली 9th 10th 11th 12th सबके लिए लागू होती है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो 9th के लिए है, 10th के लिए है, 11th के लिए है, 12th के लिए। ये वीडियो सबके लिए ही लागू होती है। हम मिड टर्म के लिए पढ़े क्यों? जैसे खासकर 11th 12th के बच्चे का गोल होता है कि वो लास्ट के एग्जाम में परफॉर्म करेगा। अभी तो वो अपना पढ़ाई करता रहेगा नॉर्मल तरीके से, उतना ध्यान नहीं देगा एग्जाम्स में। कई बार तो मैं देखता हूँ ऑफलाइन के कुछ बच्चे, पेड बैचों के बच्चे पेपर देने भी नहीं जाते हैं मिड टर्म के। बट मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मिड टर्म का एग्जाम क्यों अच्छा है आपके लिए, क्या फायदा पहुंचाएगा, ये पढ़ना जरूरी क्यों है, पहले समझो। सबसे पहला तो रीजन यहाँ पे होता है, और वो होता है लगभग हाफ ऑफ दी सिलेबस। देखो, अगर मैं 10th की बात कर लूं तो लगभग आधा सिलेबस हमारे मिड टर्म में आ रहा है। लगभग हाफ सिलेबस हमारा मिड टर्म के एग्जाम में आ रहा है। सेम गोज फॉर 9th एंड सेम गोज फॉर 11th एंड 12th ऑल्सो। 11 में फिर भी थोड़ा कम आता है, लेकिन 12th में भी आधा सिलेबस आता है। अब अगर आप मिड टर्म की तैयारी करते हो तो आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपके आधे सिलेबस की एक अच्छी तैयारी हो रखी होगी। शायद आपको पता हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब आप बोर्ड, अगर आप मान लो अभी 12th के हैं तो अलग बात है, बट अगर आप 11th के और अगर आप अगले साल 12th में जा रहे हैं और अगर आप 9th के और अगले साल 10th में जा रहे हैं तो हो सकता है बोर्ड के एग्जाम 2 बार भी हों। अभी तो नहीं हो रहे हैं ऐसे, बट आपको पता होगा एक बात उठी है। बट अगर हम मिड टर्म की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं तो इससे हमारा आधा सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, और आधा सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर होने की वजह से हम लोगों को फाइनल एग्जाम में ऑटोमेटिकली मदद तो मिलती ही मिलती है। यानी हमें इकट्ठा पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इग्नोर कर दें मिड टर्म को तो आप समझो आपके पास, और फिर आपको ही पता जब तक हमारे एग्जाम नहीं आते हम ढंग से पढ़ते नहीं है, तो हमारे पास एक विशाल सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, और वहाँ पर फिर बच्चा लैग खा जाता है। तो आधा सिलेबस हो जाएगा आपका। ये कितनी बड़ी मोटिवेशन है पढ़ने के लिए कि मैं आधा सिलेबस अभी ख़त्म कर लेता हूँ मिड टर्म से पहले, आगे मेरा भला हो जाएगा। सेकेंड रीजन जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, और वो है इंटरनल मार्क्स, या जिसको इंटरनल असेसमेंट्स भी हम लोग कहते हैं। अब अगर मैं 12th की बात कर लूं तो फॉर्मेट आपको पता होगा 70-30 का रहता है, ठीक है जी। और अगर 10th की बात कर लूं तो कई एग्जाम्स में 80-20 का रहता है। अब ये जो 30 नंबर है और ये जो 20 नंबर है, अब 12th वाला बच्चा कहेगा 11th वाला, अच्छा 11th के लिए भी है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये 11th के लिए भी है। अब 11th वाला बच्चा या 12th वाला बच्चा कहेगा ये 30 नंबर तो सर प्रैक्टिकल के हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आज एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। कड़वा सच ये है कि प्रैक्टिकल तो बस एक बहाना होता है।
खासकर बोर्ड के एग्जाम में। मैंने आज तक अपने जीवन में, मुझे 14 साल पढ़ाते हुए हो गए, मैंने आज तक किसी को 30 में से किसी के भी 22 से कम नंबर, 22 भी उसके जिसने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की, आवारागर्दी की है, और वो लगभग शीट में कुछ टेप के गया था प्रैक्टिकल, ना उसने फाइल बनाई थी, मतलब 22 नंबर मैंने लोएस्ट देखे। मोस्ट ऑफ द 80% से ऊपर की जनता के जो नंबर हैं वो 25 होते हैं, उससे ऊपर होते हैं। लेकिन 30 में से 30 नंबर किसको मिलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उसकी प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए, उसका वाइवा अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये 30 और 20 नंबर सिर्फ प्रैक्टिकल के नहीं होते, ये पूरे साल आपने क्या किया, टीचर की निगाह में आप कैसे हैं, ये उसके नंबर होते हैं। अब आप चाहे मेरी बात पे अभी यकीन कर लो, चाहे आप मेरी बात पे जब आपका एग्जाम हो जाएगा प्रैक्टिकल, और तब आप वहाँ के प्रैक्टिकल के हालात देख के मेरी बात पे यकीन करोगे, तब कर लेना, ये आपकी चॉइस है। बट ये 20 नंबर 10th के लिए, 9th के लिए, और ये 30 नंबर 11th 12th के लिए, ये एक्चुअली आप पूरे साल क्या करते हो, टीचर की निगाह में आप एक कैसे बच्चे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी निगाह टीचर की जाती है मिड टर्म के मार्क्स में। मिड टर्म में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 30 में से 30, 20 में से 20 मिलेंगे। और आप सोचो, अगर आपको 30 में से 30 मिलते हैं और आप वहाँ पे 70 में 65 या 60 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, तो आपके 90% में मार्क्स आ जाएंगे, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेशन है। टीचर की निगाह में भी अच्छे हो रहे हो, है ना, गुड बुक्स में भी आ रहे हो उनकी, एंड आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और तीसरा रीज़न मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि जब आप अपना हाफ ऑफ द सिलेबस मिड टर्म में कर लोगे, तो नेक्स्ट टर्म में आपको एक पेस मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है, देखो समझो, आप सब ये जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर, मैं यहाँ पे सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर सेकेंड टर्म के जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म से थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मैं अगर बात कर लूँ 11th क्लास की केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर, वैसे तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक कट गया इस साल, आपके सीबीएसई बोर्ड वालों के नहीं आ रहा होगा, किसी और स्टेट बोर्ड के अगर आ रहा हो तो अलग बात है। तो वहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जैसे चैप्टर्स की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे चैप्टर्स की जरूरत पड़ती है आगे वाले चैप्टर्स में। फिजिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर हम ऑसिलेशन और वेव्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब की जरूरत पड़ती है। मैथ्स में भी मैं मानता हूँ ऐसा होता होगा। इंग्लिश में चलो ठीक है, हर एक लिटरेचर का चैप्टर आपस में इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे मैं नहीं मानता ऐसा होता होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे अगले जो टर्म है उसके जो चैप्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पहले वाले टर्म के पे डिपेंड करता है। अब अगर आपका मिड टर्म में आपने अच्छी तैयारी की, आपने अच्छा परफॉर्म किया, एक तो कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो गए, यहाँ पे चौथा पॉइंट कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपने हाफ ईयरली में, अपने मिड टर्म में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे से आपने तैयारी करी, तो आपके नेक्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें आपकी एक ग्रिप बनेगी और आप बाकियों से जिन्होंने तैयारी नहीं की थी उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाओगे, एक पेस पकड़ लोगे। ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि हाउ टू स्टडी इन लास्ट मंथ। अब जैसे कि यार सितंबर में आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये आपने अपलोड होने वाले मंथ में ही देख ली, तो सितंबर में वीडियो अपलोड हो रही है फर्स्ट वीक में। अब सितंबर में ही मिड टर्म के 90% बच्चों के एग्जाम है, गवर्नमेंट स्कूल वालों के और केवी के फिर भी अक्टूबर में जा रहे हैं शायद, बट बाकी सब के एग्जाम जो हैं वो सितंबर में, खासकर सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के या स्कूल्स के। अब कैसे पढ़ना है इन लास्ट एक हफ्ते में, महीना तो नहीं बचा है, एक हफ्ते 2 हफ्ते में, तो हमें अगेन जनरल बात कर रहा हूँ, साइंस की नहीं। सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए टू रिवाइज नोट्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी अपनी अच्छे से एक बार तो कम से कम हर एक चैप्टर को गो थ्रू किया है। अगर आपने हर एक चैप्टर को गो थ्रू नहीं किया है तो अभी तो सबसे पहला काम आपका चैप्टर्स को याद करना ही है। लेकिन अगर याद कर लिया तो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवाइज करने के बाद जितनी भी, अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो जो भी डेरिवेशन होती हैं या प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, थ्योरम वगैरह होते हैं, उनको रिटर्न फॉर्म में कर लेना है, उनको रिटर्न फॉर्म में कर लेना है। अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो सारे फॉर्मूलों को एक जगह पे लिखना है, सारे फॉर्मूलों को एक जगह पे लिखना है और लिख लिख के उन्हें एक प्रकार से बेसिकली उन्हें याद करना है। इसके बाद सबसे बड़ा बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, क्या मैं एनसीईआरटी से पढ़ाई करूं या मैं किससे पढ़ाई करूं। तो अगेन मैं कहूँगा ये डिपेंड करता है। जैसे मैं साइंस के एग्जांपल पे बात करता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो आपने एनसीईआरटी एट लीस्ट एक बार तो की होनी चाहिए,
एट लीस्ट एक बार तो की होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ऐसा सुना है, मैं बायो पढ़ाता नहीं हूँ 11th-12th को, लेकिन मैंने सुना है कि 11th-12th में दुनिया में एक ही किताब सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो ऐसा मैंने सुना है कोई और किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइन टू लाइन। एंड सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। आपको केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी के अलावा कोई भी किताब नहीं उठानी, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। हाँ, फिजिक्स में आपने एक बार ज़रूर की होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार एनसीईआरटी कर चुके हो, या केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट्स में या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, अगर आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन या हर एक लाइन आती है, आपको लगता है मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे एनसीईआरटी से कोई भी सवाल दे दो मैं बना दूंगा, तो फिर आपको जाना चाहिए पीवाईक्यूज पे। तो फिर आपको जाना चाहिए पीवाईक्यूज पे। तो फिर आपको जाना चाहिए पीवाईक्यूज पे। ठीक है जी, तो पीवाईक्यूज पे भी जाना बहुत जरूरी है। अब पीवाईक्यू जो मैं यहाँ पे देखो, अगर आप बोर्ड के बच्चे हो 10th और 12th, तो पीवाईक्यू आपके लिए मिलना बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप 9th और 11th के हो, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि अपने स्कूल के पीवाईक्यूज पे जाना। बिकॉज क्या होता है, 9th और 11th नॉन बोर्ड्स होते हैं, इनमें क्या होता है स्कूल अपनी तरफ से पेपर बनाता है। अब मैं जानता हूँ कई ऐसे स्कूल हैं जिनका पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, कई ऐसे भी स्कूल जिनका पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है। तो इसलिए आपको अब आप मान लो किसी ऐसे पीवाईक्यू को कर जाओ जो बहुत इजी था, और आपके स्कूल में हर साल से पेपर डिफिकल्ट बनता है, तो आप तो गए। तो इसीलिए रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने स्कूल टीचर से आप रिक्वेस्ट करें, अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको पीवाईक्यूज दे दे अपने स्कूल के, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे स्कूल का पेपर कैसे बनता है। आपकी तैयारी भी लगभग उसी प्रकार से चलनी चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा सवाल आता है कि अगर मैं पढ़ाई मेरा करने में मन नहीं लग रहा है, तो मैं क्या, देखो मैं अगेन बोलता हूँ कि यार हाउ टू इंक्रीज फोकस की अगर बात करें, फोकस को कैसे बढ़ाए, तो मैंने देखा है आज तक मेरा खुद का फोकस नहीं बढ़ा। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरा फोकस बहुत ज़बरदस्त लेवल का है, मैं कोई लाइक कोई साधु जैसा फोकस रखता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भी फोकस, और जो भी टीचर ऐसा कहता है कि उसका फोकस बहुत खतरनाक है, तो मेरे को लगता है ये पॉसिबल नहीं, सबका फोकस डगमगाता है एक लेवल पे। बट हाँ, फोकस को मुझे लगता है स्ट्रांग रखने के लिए अपने गोल्स को इमेजिन करना होता है। अगर आप अपने गोल्स को इमेजिन करते हो कि मेरा गोल क्या है, इमेजिन दी टारगेट। अगर आपने टारगेट को इमेजिन करके रखते हो कि मैंने शुरुआत क्यों की थी, मैं पढ़ना क्यों शुरू हुआ हूँ, मैंने क्यों नीट की तैयारी करना शुरू की, मैंने क्यों साइंस चुनी, मैं क्यों यहाँ पे आज 10th में अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, इससे मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, अगर आप ये सोचते हो, अगर आपको लगता है कि अच्छे नंबर ला के आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो आज ही पढ़ना छोड़ दो। बट आप सब जानते हैं अच्छे नंबर ला के आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं। आपका जीवन आज से बदलना शुरू हो सकता है अगर आप मेहनत करें तो। बहुत गहरी लाइन है, अगर आप इस लाइन को ध्यान रखो। आपका भविष्य आज से ही बदलना, कौन कहता है भविष्य डिसाइडेड है, बकवास बात है। आप डिसाइडेड कैसे है, आप आज से उसको बदलना शुरू कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप ही के हाथ में है ये। सेकेंड, मैं आपको हमेशा से बोलना चाहता हूं कि आप वो चीजें भी करो, है ना, गिव टाइम टू योर हैबिट्स। अपने ना हैबिट्स को भी टाइम दो। मैंने क्या देखा है, मैंने हमेशा ना एक बात देखी है कि कई लोग जिनको मान लो स्केच करना, एक एग्जांपल के तौर पर स्केच करना बहुत पसंद है, तो पेपरों के टाइम पे वो स्केच करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अब क्या होता है ना, वो पढ़ते वक्त भी कहीं ना कहीं स्केच के बारे में सोच रहे होते हैं, वो पढ़ते वक्त भी कहीं ना कहीं डांस के बारे में सोच रहे होते हैं। तो किसने बोला आपको कि पेपरों के टाइम पे छोड़ने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। 24 घंटे होते हैं, उसमें 6 घंटे 7 घंटे आप सो रहे हो, 18 घंटे मान के चल लो, अगर आपके पास 16 17 18 घंटे बच भी रहे, जिसमें से आपने 3-4 घंटे खाने पीने नहाने धोने में लगा दिया, टोटल बहुत टाइम है बेटा। अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो बहुत टाइम होता है। एक आध घंटा, आधा घंटा, मैं कहूँगा चलो पेपरों के दिनों में आधा घंटा या एटलीस्ट अपनी हैबिट्स को, अपनी हॉबीज़ को दो। हैबिट्स को तो मैं नहीं कहूँगा, अपनी हॉबीज़ को, अपने टैलेंट को दो, क्योंकि जब आप वो कर दोगे ना, तो आपको उसका करने का फिर मन नहीं करेगा। आपने मानो आधा घंटा स्केच कर दिया, अब आप पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ये बार बार आपके मन में नहीं आएगा। आपको पता है कि मुझे 8 बजे स्केच करना है, तो फिर वो आपके मन में नहीं आएगा बार बार। और 8 बजे के बाद जब स्केच करके दोबारा पढ़ने बैठोगे, तो आपके मन में ही नहीं आएगा मैं करूँ, क्योंकि आप वो कर चुके हो। तो उसको भी टाइम दो, मुझे लगता है ज़रूरी है। सब चीज़ों से कट ऑफ होना, देखो अगेन ये सबकी अपने अपनी धारणाएं हो सकती हैं। सब चीज़ों से कट ऑफ होकर पढ़ाई करना अच्छा है, बट तब जब आप सिर्फ तब पढ़ाई के बारे में ही सोच रहे हो।
है ना। अगर आप वहाँ पे सब कट ऑफ कर देते हो, सब सोशल मीडिया वगैरह छोड़ देते हो और अपना हैबिट को, हॉबीज़ को छोड़ देते हो, लेकिन पढ़ते वक्त आपको ध्यान में वही आ रहा है कि मेरे इंस्टाग्राम पे क्या डीएम आया होगा, स्टोरीज पे कितने व्यूज़ आ गए होंगे, तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो बेसिकली अपने हैबिट्स को भी टाइम दो। अगेन मैं कहता हूँ, हमेशा यहाँ पे भी कहता हूँ, चेंज योर एनवायरनमेंट। ये मैं आखिरी पॉइंट देना चाहूँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं देखो वो घिसी पिटी बातें नहीं बोलना चाहूँगा कि फोकस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करो, सभी ने बताया आपको, और वो मैं ये नहीं है वो बातें गलत है, बिल्कुल सही है, बट वो आपको पता है, वो आपको पता है। अच्छा खाना पीना खाओ, वो आपको पता है ना। रोज़ नहाओ धो, वो आपको पता है। ऑब्वियस से बात है, इससे फोकस बढ़ता है। रोज़ सुबह उठ के हो सके तो आधा घंटा एक्सरसाइज करो, इससे फोकस बढ़ता है, ये आपको पता है, ये कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना भाई। बट ठीक है, चेंज योर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी एक एनवायरनमेंट में बैठ के, मेरे जैसा बंदा किसी भी एक एनवायरनमेंट में बैठे बैठे बोर हो जाता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अपने अगर आप मेरे जैसे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो ध्यान सुनना, बड़ी गहरी बात है। जब भी नया रजिस्टर हम लोग खरीद के लाते हैं, नोटिस किया होगा आपने, तो शुरुआत के 2 पेज बड़े प्यारे भरते हैं, दिल से लिखते हैं, सब कुछ सोच समझ के लिखते हैं। नए पेन आता है, नई किताबें आती हैं, पहला पेज दूसरा पेज पूरे जोश से पढ़ते हैं। फिर तीसरे चौथे पेज तक आते आते, पाँचवें छठे पेज तक आते आते हमारा वो जो बूस्ट होता है, हमारा जो जोश होता है, वो गिर जाता है। तो बिल्कुल हमारा एनवायरनमेंट के साथ भी ऐसा होता है। आप एक नया एनवायरनमेंट बनाओगे ना, तो 1 हफ्ता आपको बड़ा मजा आएगा वहाँ पढ़ने में, फिर आप बोर हो जाओगे, तो चेंज कर लो। अब एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कह रहा आपके घर में 20 कमरे नहीं है, मैं कैसे करूँ, वो है ही नहीं बात। एनवायरनमेंट चेंज करने का मतलब कुछ तो चेंज करो। कभी कोई वहाँ पे खुशबू लगा दो, मज़ा आ जाएगा। अपना पेन चेंज कर दो, मज़ा आ जाएगा। टेबल के नीचे कोई चद्दर बिछा दो, मेरे करके देखना, जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ पे एक दिन कोई चद्दर बिछा के पढ़ना, आपको एक बदलाव सा फील होगा। कुर्सी की डायरेक्शन, टेबल की डायरेक्शन चेंज कर दो, लैम्प थोड़ा सा इधर उधर कर दो, है ना। कभी कभार कोई च्युइंगम खा के पढ़ो, मतलब इसी को तो एनवायरनमेंट चेंज करना बोलते हैं। और अगर आपके घर में अलग अलग कमरे हैं, तो अलग अलग जगह जाके अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, स्कूल में जाके पढ़ सकते हो। तो एनवायरनमेंट को चेंज करो, कोई चुनो दोस्त वो जिसके साथ बैठ के पढ़ सको। बट लेकिन पॉइंट ये है कि मिड टर्म के एग्जाम की तैयारी पूरी जोरों शोरों से शुरू कर दो। ये आपको ध्यान रखना है कि मिड टर्म के जो एग्जाम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें इग्नोर मत करो। कई बच्चों को लगता है कि मिड टर्म के एग्ज़ाम है, मैं तो बोर्ड में फोड़ के आऊँगा। भैया यहाँ पे फोड़ना ही पड़ेगा, अगर बोर्ड के पेपर में फोड़ना है तो, ठीक है भाई। कोई भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।